प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जो स्थिति दिया हुआ है उसको सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, माना कि आफ़ताब की उम्र x वर्ष तथा पुत्री की उम्र y वर्ष। अब प्रश्न में कौन सा स्थिति दिया हुआ है उससे इसका बीजगणितीय रूप बनाना है। प्रश्न में लिखा हुआ है, आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि 7 वर्ष पहले आफ़ताब का जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना का था। तो इससे एक बीजगणितीय रूप हम लोग को मिल सकता है। इसके लिए हम लिखेंगे प्रश्न से x - 7 क्या दर्शा रहा है कि आफ़ताब का उम्र 7 वर्ष पहले कितना था, सो वो कितना था, इक्वल टू 7 गुना था। इसका 7 गुना था तो उसके पुत्री की जो आयु था उससे 7 गुना ज़्यादा था। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा y - 7। यही लिखा हुआ है, 7 वर्षों पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब का आयु x - 7 है और उसकी पुत्री का आयु 7 वर्ष पूर्व y - 7 है और आफ़ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था, इसलिए इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी पुत्री की आयु को हम 7 से गुना कर देते हैं तो यह इक्वल टू के साइन में आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, समीकरण मिलेगा x - 7y इक्वल टू -42। ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब प्रश्न को और आगे पढ़ते हैं। आगे में अब लिखा हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद आफ़ताब का जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। इसलिए अब हम लिखेंगे प्रश्न से अगला स्थिति में लिखा हुआ है x + 3 मतलब आफ़ताब का आयु 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, किसके 3 गुना हो जाएगा, तो उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y + 3 और इसी का 3 गुना हो जाएगा, इसलिए 3 से गुना कर दिए y + 3 में। उसके बाद इससे हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होता है x - 3y इक्वल टू 6। इसको हम दूसरा समीकरण मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या चीज़ था, x - 7y इक्वल टू -42। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू मिलता है x इक्वल टू -42 + 7y। अब यह चीज़ हम करेंगे समीकरण 2 के साथ। समीकरण 2 ये है और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू निकल के आता है x इक्वल टू 6 + 3y। हम यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं या y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे भी y का वैल्यू निकाल सकते थे और यहाँ पे भी y का वैल्यू निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ कॉलम बनाते हैं इस प्रकार से, एक में लिखते हैं x और इधर लिखते हैं y। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए कॉलम बनाएंगे और ऊपर में लिखेंगे x और यहाँ पे नीचे में लिखेंगे y। अब समीकरण 1 का कॉलम में हम समीकरण 1 के अनुसार वैल्यू रखते जाएंगे y का और उसके अनुसार जो x का वैल्यू आएगा वो बिठाते जाएंगे। जैसे कि समीकरण 1 में हम y का वैल्यू जो रखेंगे उसको यहाँ पे लिखना है और
उस वैल्यू को रखने पर जो x का मान आएगा वो x के जगह पर लिखना है। हमें समीकरण को देख के y का वैल्यू उसी प्रकार रखना है जिससे कि x का वैल्यू पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने से इसको फिर संख्या रेखा पर दर्शाना, ग्राफ के रूप में दर्शाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें y का मान उसी प्रकार बैठाना है ताकि x का मान सीधा सीध आ जाए। जैसे कि हम y का मान 6 बैठाते हैं तो यहाँ से x का मान 0 आ जाता है, और y की जगह 4 बिठाते हैं तब x का मान -14 आ जाता है। इसी प्रकार जब हम y की जगह पर 7 बिठाते हैं तब x का मान 7 आ जाता है। अब यहाँ देखिए ये x का मान हो गया और उसके रिस्पेक्ट में, उसके बदले ये y का मान हो गया, और इसको संख्या रेखा पर दिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर दशमलव में चल जाता तो हम लोग को ग्राफ में दिखाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम y का वैल्यू रखते जाएंगे समीकरण के अनुसार, जिससे कि x का मान सीधा सीध मिल जाए। यहाँ पे y का मान हम लिए हैं 0, तब x का मान आता है 6, और y का मान जब हम -1 लेते हैं तब x का मान आएगा 3, और 2 लेंगे y का मान तब x का मान आएगा 12। इसको भी ग्राफ के रूप में दिखाना सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हम मान जो आएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू का मान जो आएगा, y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3 बार चुनना है। इसमें भी 3 बार चुनना है और इसमें भी 3 बार चुनना है। 3 बार इसलिए चुनना है ताकि इनसे जो 3 पॉइंट बनेगा, यहाँ पे इससे 1 पॉइंट बनेगा, इससे 1 पॉइंट बनेगा और इससे 1 पॉइंट बनेगा, मतलब इससे दूसरा समीकरण से 3 पॉइंट बन जाएगा इससे, और समीकरण 1 से भी 3 पॉइंट बन जाएगा। और समीकरण 1 से जो 3 पॉइंट बनेगा उसको अगर मिलाएंगे तो वो तीनों अगर सीधा रेखा में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। इसी प्रकार समीकरण 2 से जो 3 पॉइंट मिल रहा है उन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ में मिलाएंगे और वो एक सीधा रेखा बन जाता है, तब हम समझेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। इसलिए 3 पॉइंट को हम लोग को चुनना है। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं। इसको ग्राफ में दर्शाने के लिए यदि हम ग्राफ पेपर का यूज करें तो ज़्यादा आसानी रहता है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लाइन मिल जाता है, और अगर रफ में बनाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए ये जो है ये समीकरण 2 के लिए है, और ये जो लाइन है ये समीकरण 1 के लिए है। ये लाइन ग्राफ कॉपी में देखिएगा तो ये भी सीधा दिखेगा और ये भी सीधा दिखेगा। ये सब पॉइंट कैसे दिखाना है, जैसे कि समीकरण 1 में y का वैल्यू फर्स्ट में देखते हैं तो उसमें y का वैल्यू दिया हुआ है 6 और x का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो देखते हैं कि y जो एक्सिस है उसमें 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और x का वैल्यू x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये पॉइंट जो है 0,6 हो जाएगा। सबसे पहले हम x को देखते हैं, उसके बाद हम y के देखते हैं। x है 0, उसके बाद y है 6, तो इसी के सीधा में 6 यहाँ पे मिला, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा 0,6। अब अगला पॉइंट में है x का वैल्यू -14 है, तो देखिए ये -14 है, और y का वैल्यू 4 है, तो देखिए y का वैल्यू यहाँ पर 4 है। अब इससे -14 से y एक्सिस के समांतर चलेंगे, इस प्रकार ऊपर समांतर हो जाएगा ये, और जो 4 है उससे हम x अक्ष के समांतर चलेंगे। ये 4 से हम x अक्ष के समांतर चलते हैं तो ये दोनों इस पॉइंट पर कट रहा है, मतलब कि ये पॉइंट जो है -14,4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला पॉइंट 7,7 है,
यानी कि x का वैल्यू 7। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 2 का डिस्टेंस लिए हैं, 2 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, मतलब 7 बीच में ही आएगा। और y एक्सिस पर भी 2 का डिस्टेंस है, दोनों में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे मिलता है, 6 और 8 के बीच में 7 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ का 7 यहाँ पर। अब इससे हम ऊपर जाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम इधर जाएंगे 7 से, तो ये पॉइंट मिल जाएगा और यही हो जाएगा 7,7, ये हो जाएगा तीसरा बिंदु। अब एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ मिला, इन तीनों को मिलाएंगे तो यह एक सीधा रेखा बन जाएगा। ये रफ में है इसलिए हल्का तिरछा बन गया है। उसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी हम ग्राफ में दिखा देंगे। ये रहा समीकरण 2 का ग्राफ और ये रहा समीकरण 1 का ग्राफ। अब अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में बदलने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। अब हम प्रश्न से इसका बीजगणितीय रूप व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, मतलब 3 बल्ला का कीमत हो जाएगा 3x और 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 3900 रुपया। इसलिए हम लिखेंगे पहली स्थिति में 3x + 6y = 3900। अब अगला स्थिति में क्या लिखा हुआ है, अगला स्थिति में लिखा हुआ है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, मतलब एक बल्ला का कीमत x हो जाएगा और 3 गेंद का कीमत 3y हो जाएगा, और दोनों मिला के कितना पड़ गया 1300 रुपया। यानी कि x + 3y = 1300, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हम समीकरण 1 से किसी एक को लेते हैं, या तो x को या तो y को, और उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम y को निकालते हैं तो y का वैल्यू निकल के आता है 3900 - 3x बटा में 6। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे, और जो x और y का वैल्यू आते जाएगा उसको हम इस प्रकार कॉलम बना के लिखते जाएंगे। और समीकरण 2 में भी उसी प्रकार करना है, इसमें से भी x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे यदि हम y का वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू निकल के आता है 1300 - x बटा 3। अब यहाँ पर भी हम x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे, और जो वैल्यू रखेंगे और जो वैल्यू ज्ञात हो जाएगा उसको हम इस प्रकार के कॉलम बना के लिखते जाएंगे। जैसे कि पहला समीकरण में हम x का वैल्यू 300 रखते हैं तब y का वैल्यू 500 प्राप्त होता है, और x का वैल्यू 400 रखते हैं तब y का वैल्यू 450 प्राप्त होगा, और x का वैल्यू 900 रखते हैं तब y का वैल्यू 200 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे भी 3 पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। एक हो जाएगा 300, 500। ग्राफ में दिखाने के लिए हम सबसे पहले x को दिखाते हैं, उसके बाद हम y को दिखाते हैं। ऐसे ये x ये 300 बता रहा है और ये y जो है वो 500 को बता रहा है। इसी प्रकार यहाँ से दूसरा बिंदु मिलेगा 400, 450, और यहाँ से अगला बिंदु मिलेगा 900, 200। किसी भी बिंदु को दिखाते हैं ग्राफ पर तो x, y करके हम दिखाते हैं। और यहाँ से भी 3 बिंदु मिलेगा 100, 400 और 400, 300, और अगला बिंदु 700, 200। अब हम इन तीनों बिंदु को दिखाकर तीनों से एक रेखा खींचेंगे। यदि वह रेखा सीधा आ जाता है तब हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है। और इसी प्रकार इन तीनों बिंदु को हम ग्राफ पर दिखाएंगे और तीनों बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। यदि वह तीनों बिंदु को मिलाने से एक रेखा बन जाता है तब हम समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है। देखिए हमने रफ पर ही दिखा दिया है, ग्राफ पेपर का यूज़ तो नहीं किया है। तो
रफ में दिखाया है। तो ये देखिए, ये समीकरण 1 का ग्राफ बन गया और ये समीकरण 2 का ग्राफ बन गया। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा था इसलिए हम 100 का लिए हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन उसी प्रकार करना है। यहाँ पे लिखना है कि माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य 100 रुपया और लिखना है माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तब पहला स्थिति में क्या बन जाएगा, 2 केजी सेब मतलब 2x और 1 केजी अंगूर यानी कि प्लस y इक्वल टू 160 रुपया। इसी प्रकार दूसरा स्थिति में बनेगा 4 केजी सेब है तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर है यानी कि 2y इक्वल टू 300। देखिए ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 ये पहला इक्वेशन और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 ये दूसरा इक्वेशन। अब समीकरण 1 से हम x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। यदि हम y का वैल्यू निकालते हैं समीकरण 1 से तो मिलता है 160 माइनस 2y। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे और उसको हम इस प्रकार दिखा देंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालते जाएंगे, जो भी निकालना चाहे x का वैल्यू या y का वैल्यू। यदि हम यहाँ से समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालते हैं तब हम लोग को मिलता है 300 माइनस 2y/4। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू रखते जाएंगे और x का वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे और इसको हम इस प्रकार रख देंगे। 3 वैल्यू चुनना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 3 वैल्यू चुनने से 3 गो मान आएगा और इन दोनों को मिलाने से 3 पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे भी समीकरण 1 से भी 3 पॉइंट बन जाएगा और समीकरण 2 से भी 3 पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो पॉइंट बन रहा है उन लोग को हम ग्राफ पर दर्शा देंगे, जिस प्रकार पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने दर्शाया था। देखिए ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया और ये समीकरण 2 का ग्राफ हो गया। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और यहाँ पे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तीनों को मिलाते हैं तो तीनों का मिलाने से एक सरल रेखा बन जाता है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है।